नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रॉयल इंस्टीट्यूट जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने संविधान के 22 भाग देखे थे और किस भाग में किस विषय का उल्लेख है इसके बारे में हमने देखा था। उम्मीद है आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी और आपने उसको देखा होगा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज संविधान का जो परिचय पत्र कहा जाता है या जो संविधान की आत्मा कहा जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या यूँ कहे तो संविधान का सार पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम संविधान की जो प्रस्तावना है वो देखेंगे। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर हमने कुछ लिखा हुआ है, तो ये अपना संविधान है, उसका जो परिचय पत्र कहा जाता है, जो संविधान की आत्मा कहा जाती है यानी प्रस्तावना या प्रेमबल, इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या है और ये अपने एग्ज़ाम की तरफ से किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रस्तावना है जो प्रेमबल है भारत की, ये एक बार हम इसको रीडिंग मारते हैं और फिर इसमें जो भी इम्पोर्टेंट शब्द है उनकी व्याख्याएं देखेंगे और किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी शुरू में क्या बोल रहा है, हम भारत के लोग, यानी जो संविधान सभा है वो कह रही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो अपने मौलिक अधिकार है तो उनमें इनका उल्लेख है कि प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, जो अपनी संविधान सभा है वो बोल रही कि अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अपनी प्रस्तावना है इसमें जो ये शब्द है, इन शब्दों से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने सेकंड ग्रेड रीट और आरएस जो वैकेंसी होती है उनमें इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो ये शब्द है, सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो प्रस्तावना में तीन प्रकार का न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तो इनको क्रम से पूछ लेते हैं कि निम्न में से जो न्याय है वो इनका क्रम क्या है। तो पहले दे दे राजनीतिक, फिर दे दे सामाजिक, फिर दे दे आर्थिक, या पहले दे दे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो इस प्रकार से आपको सही चुनना होता है। अब हम इनके जो शब्द है उसको देखने का प्रयास करते हैं, इनकी व्याख्या या इनके अर्थ कैसे निकलते हैं, संविधान ने किस प्रकार से उनको उन शब्दों की व्याख्या की है। तो पहला है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी संविधान सभा बोले कि हम भारत के लोग भारत को एक, जो अपना देश है भारत, उसको एक संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य जो भी कानून या जो विदेशों से जो संधियाँ होती है, अपने सब आंतरिक फैसले लेने की शक्ति स्वयं भारत रखता है, यानी किसी दूसरे देश का इस पर अब उपनिवेश या किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। भारत स्वयं अपने ये शक्तियाँ रखता है। तो हम प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी का अर्थ हो गया एक तो समाजवादी पूंजीवाद, तो पूंजीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है, और समाजवादी है, समाजवादी का अर्थ हो गया कि जो भारत में संसाधन है उन पर सभी का समान रूप से अधिकार। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यानी भारत के द्वारा किसी विशेष धर्म को वरीयता नहीं दी गई। भारत में सभी धर्म समान दृष्टि से देखे जाते हैं। लोकतांत्रिक यानी
वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, यानी जो देश का शासन करता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। अब आता है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ होता है जो अपने देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत न होकर देश के लोगों द्वारा चुना जाता है। वंशानुगत न होकर, वंशानुगत यानी एक ही परिवार से, जैसे पहले पिताजी बन गए राष्ट्रपति, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसके पोते बन गए, तो ऐसा न होकर जो देश की जनता है उसके द्वारा चुना हुआ शासन करना चाहिए। तो ये हो गया गणराज्य। अब इसके बाद में आता है और इसके समस्त नागरिकों को, जो भारत के समस्त नागरिक है उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। विचार, अपने जो विचार है और ये विचार, अभिव्यक्ति, अपनी जो अभिव्यक्ति है उनको व्यक्त करने, अपने धर्म, अपने विश्वास, किसके प्रति, किस धर्म के प्रति अपना विश्वास है, और उपासना, कौन से धर्म की अपन को उपासना करनी चाहिए। तो ये जो भी 4-5 शब्द है, इनकी ये कौन से अनुच्छेद में अपने 19A अपना जो मौलिक अधिकार है उसमें इनकी व्याख्या की गई है। और इनका अर्थ होता है कि जो भारत के नागरिक है उनके विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, इन 5 शब्दों की उनको स्वतंत्रता है। इसके बाद में आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जैसे भारत में वैकेंसियाँ निकलती है तो इनमें सभी वर्गों को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए और उनको समान रूप से प्रतिष्ठा या उनको समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। समता प्राप्त कराने के लिए, सभी वर्गों को समता या अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा व्यक्ति की गरिमा, जो व्यक्ति है वो अपना सम्मानपूर्ण जीवन जिए, उसकी गरिमा, और राष्ट्र की एकता, अपना राष्ट्र भारत है और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, भारत एक अखंड देश है, यानी जो भारत है उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसको सुनिश्चित करने वाला, वो बंधुत्व बढ़ाने वाला, जो भारत में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय या विभिन्न धर्म है उनके प्रति भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, जो अपनी संविधान सभा थी वो दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो चुका था। तो उसी समय 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत यानी अडॉप्ट कर लेना, अपने द्वारा इसको अडॉप्ट कर लेना, अधिनियमित यानी संविधान सभा द्वारा उसको अधिनियमित कर दिया गया, और आत्मार्पित यानी हम इसको अर्पित करते हैं, हम इसका पालन करेंगे। ये अपनी संविधान सभा थी, इसके कुछ प्रमुख शब्द थे और इस शब्दावली का हमने इसकी व्याख्या देखी। अब इससे अपने क्वेश्चन या इसके जो फैक्ट है वो भी हम देखते हैं, क्या इसके फैक्ट क्या है। सबसे पहला तो अपना आता है जो अपनी प्रस्तावना, उसमें अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। इसमें हो चुका है 1 बार। वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें संविधान की जो अपनी प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। कौन से थे? एक तो था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एक तो गया समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? 3। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें प्रस्तावना से संबंधित 2-3 केस भी आए, और उन केसों में जो अपनी सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने क्या जजमेंट दिया वो भी देखते हैं। 1960 में आया अपना बेरूबाड़ीवाद।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपनी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो अपना बेरुबाड़ीवाद 1960 में वाद आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में फिर आया केशवानंद भारती, जो कि फेमस जजमेंट था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करके इसमें कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं, बल्कि इसमें जो शब्द है उनको हटाया नहीं जा सकता और इसमें शब्द जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है, मूल फ्रेम है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते या उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये था 1960 में जो वाद था बेरुबारीवाद। उसके बाद में 1973 में 1960 वाला जो बेरुबारीवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया तो उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बिना उसके मूल ढांचे को संशोधित करके उसमें शब्द जोड़े जा सकते हैं, बल्कि उसमें शब्द हटाए नहीं जा सकते। ये तो थी इसके संशोधन से संबंधित या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं इसके बारे में। अब आते हैं इसके कुछ फैक्ट। और अब जो संविधान ये प्रस्तावना है, इसको भारत की संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? संविधान की आत्मा ये कहा था अपने ठाकुर भार्गवदास। अब जो संविधान के विशेषज्ञ हैं एम के पालकीवाल, एम के पालकीवाल, उन्होंने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा? परिचय पत्र। ये थी अपनी प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में सबसे पहले ये है हम भारत के लोग। तो ये जो हम भारत के लोग हैं ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया था अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ से। क्या लिया गया? हम भारत के लोग। जबकि जो ये प्रस्तावना देख रहे हो आप, इसकी जो लैंग्वेज है, जो इसकी भाषा शैली है, वो कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया। और इसकी जो प्रथम पंक्ति है हम भारत के लोग, वो कहाँ से ली गई? वो ली गई थी अमेरिका। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया था फ्रांस। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो वहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की मांग हो रही थी और वहाँ से ये तीनों प्रकार के न्याय अपनी प्रस्तावना में लिए गए। इसके बाद में आता है बंधुत्व और जो अखंडता सुनिश्चित, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा। बंधुत्व वाला है, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया था रूस से। लेकिन अब इसमें से शब्द किस प्रकार से आए हैं वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए अपने एग्जाम में। अभी 2nd ग्रेड का पहले एग्ज़ाम हुआ था और 2018 में जो मेंस का एग्जाम, वो RS-प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इन 3 शब्दों का किस में उल्लेख है? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, या मूल कर्तव्यों में, या नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये जो 3 प्रकार के हैं ये प्रस्तावना में भी अपने और नीति निर्देशक तत्वों में भी। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में भी, जो कि राज्य के लिए बने होते हैं। अब इन्हें पूछ लिया जाता है कि जैसे आ गया प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो इन शब्दों को आगे पीछे करके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इनमें से जो मेन शब्द है, मेन जो पंक्तियाँ है वो आपको याद रखनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन अपने उठते हैं
स्पेशली रीट और सेकंड ग्रेड वगैरह होती है उनमें तो इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो अपनी संविधान सभा है इनमें से ये 3 शब्द भी बहुत पूछे जाते हैं कि इनका क्रम क्या है, अंगीकृत पहले आता है या अधिनियमित या आत्मार्पित। तो इन शब्दों का क्रम याद रखिए। आपको प्रस्तावना तो याद रखनी ही चाहिए क्योंकि ये अपना संविधान का जो सार है वो किस में, अपनी प्रस्तावना में। संविधान में किन बातों के बारे में कहा गया या किन के बारे में कहा जाएगा उनकी पूरी व्याख्या किसमें, अपनी प्रस्तावना में। इसलिए हमने प्रस्तावना को पहले लिया। अब इसके बाद में जो अपने 22 भाग थे उन एक एक भाग को एक एक टॉपिक में देखेंगे। आज अपनी प्रस्तावना कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप इसको देखेंगे और अपना प्यार दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।